तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ और आगे की रणनीति भी डिस्कस करेंगे। बाय सेल होल्ड को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के बारे में, और ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए ऊपरी स्तरों से 60% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अपने ऑलमोस्ट देखिए अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ये स्टॉक हो चुका है। तो काफ़ी भारी गिरावट हुई है और इसमें और देखिए वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गिरावट और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर गिरावट हो रही है। कोई भी बेस यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के संकेत यहाँ पर नहीं है। तो गिरावट क्यों हो रही है वो भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। हालाँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक रीज़न कि यहाँ पर जो सिरिंजेस की शॉर्टेज है वो हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनका बिज़नेस काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। अभी लेटेस्ट कॉन कॉल में एक चीज़ और यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि देखिए स्टॉपर इश्यूज़ भी ये फेस कर रहे हैं। जो हेपरिन है इनका एक मेजर प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट है हेपरिन और इनएक्सोपेरिन। बेसिकली बोथ आर एंटीकोआगुलेंट्स जो ब्लड को थिन करने के काम आते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्याएं होती है उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट यूज़ आते हैं और काफ़ी मेजर प्रोडक्ट हैं। और 15% के आसपास देखिए रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इनका आता है। तो यहाँ पर स्टॉपर के इश्यूज़ हो रहे हैं और भी कुछ इनके 3-4 प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर ट्यूबिंग एंड फिल्टर के इश्यूज़ हो रहे हैं। हालांकि दे आर सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज। बैग्स के साथ इश्यू है, प्रॉब्लम विद ट्विस्ट ऑफ पोर्ट। तो ये सारी समस्याएं इनको अभी देखने को मिल रही है और मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 3 में भी हेपरिन वाली जो स्टॉपर इश्यूज हैं वो हमको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में भी यहाँ पर इश्यूज रहें। और इनके अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो देखिए कहाँ 40, 35, 38, 36% के मार्जिन अभी 28% के रह चुके हैं। तो यहाँ पर मार्जिन भी हमको डिप्लीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर 3 में भी समस्याएं रह सकती है क्योंकि अभी भी ग्लोबल जो समस्याएं हैं अभी यहाँ पर उनका समाधान नहीं हुआ है। अब ये तो इनके जो मेजर एविडेंट रीज़न थे उसकी वजह से स्टॉक गिर गया, लेकिन जो यहाँ पर बड़ी समस्या नज़र आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पर। जो एक और बड़ा कारण है वो है यहाँ पर देखिए जो इनकी पेरेंट एंटिटी है, पेरेंट कंपनी है फोसुन फार्मा, वो अपने एसेट्स लगातार सेल कर रही है चाइना में। और यहाँ पर अभी अपडेट आ रही है, न्यूज़ आ रही है कि वो अब्रॉड में भी अपना माल बेच सकते हैं टू रेज कैपिटल। तो यहाँ पर वो एसेट सेल कर सकते हैं अब्रॉड में भी, यानी कि ग्लैंड फार्मा में भी वो यहाँ पर अपना माल बेच सकते हैं। और ग्लैंड फार्मा की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका मेजर प्रमोटर है फोसुन फार्मा। 57.86% स्टेक है। हालांकि मैनेजमेंट बोलता है कि इनका कोई लेना देना है नहीं, दोनों की बैलेंस शीट अलग है। तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इशू ज़रूर आ रहा है। और पेरेंट कंपनीज में जब यहाँ पर इश्यूज होते हैं तो उसका असर देखिए चाइल्ड कंपनी पे भी ज़रूर आता है। ये हमने पहले भी देखा है और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट मना कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हमको डेफिनेटली यहाँ पर कंसिड्रेशन में रखनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर वो माल बेचते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी की वजह से यहाँ पर मेरे ख्याल से सप्लाई आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये चीज़ें अभी बाद में ही पता चलेगी क्या है क्या सीन नहीं है, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस कंपनी में बाय करना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं एटलीस्ट जो 5 साल का वेट कर सकते हैं वो धीरे धीरे SIP में बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। तो आप बाय कर सकते हैं अगर 5 साल का नज़रिया है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको अभी अवॉइड कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। Q3 के एक बार नंबर आने दीजिए, उसके बाद फिर से इसको हम एनालाइज करेंगे। और अभी कोई भी किसी भी देखिए किसी भी तरह की एवरेजिंग करने की यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारी तरफ से वीक नज़र आ रहे हैं। फंडामेंटल्स भी अभी थोड़े से वीक है, बिजनेस में भी जो इश्यूज हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, टेक्निकली भी वीक नज़र आ रहा है। तो इसलिए वेट एंड वॉच मोड पे ही इसको हमको अभी रखना है। नेक्स्ट कंपनी है उसके यहाँ पर मोल्टेक पैकेजिंग। मोल्टेक पैकेजिंग की बात करें तो देखिए प्लास्टिक पैकेजिंग की काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और इसके बारे में हम लगातार देखिए चर्चा करते ही रहते हैं। और अब की बार के जो क्वार्टर के नंबर थे वो भी काफ़ी अच्छे आए थे, जहाँ पर दूसरी पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी परेशानी थी। SRF का पैकेजिंग वाला बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मार्जिन मेंटेन किए, यहाँ पर इन्होंने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई। तो ये कंपनी देखिए, अगर आप पेंट सेक्टर की प्रॉक्सी की बात करें तो मेरे ख्याल से पेंट सेक्टर की प्रॉक्सी है मोल्टेक पैकेजिंग। और यहाँ पर एक अपडेट भी आ रही है, वो अपडेट मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर
लेटेस्ट अपडेट है मोल्टेक टू सेट अप न्यू फैसिलिटी टू केटर टू डिमांड ऑफ ग्रासिम बिरला पेंट डिवीजन। तो ग्रासिम के ऑर्डर भी मोल्टेक पैकेजिंग को मिले हैं, बिरला पेंट के भी यहाँ पर बेसिकली सॉरी ग्रासिम का ही है बिरला, तो यहाँ पर ग्रासिम बिरला पेंट का डिवीजन का जो इनको है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके लिए नई फैसिलिटी यहाँ पर ये सेटअप करने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स के लिए भी एक नई फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, बर्जर पेंट्स के लिए भी इन्होंने नई फैसिलिटी सेटअप करी थी, नैरोलैक भी इनका कस्टमर है। मतलब जितने भी एक्जो नोबल जितने भी पेंट के बड़े प्लेयर्स हैं सारे इनसे यहाँ पर जो है अपनी उनको ये बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गजब की कंपनी है, लॉन्ग टर्म अच्छी नज़र आती है कंपनी, अच्छा खासा केपेक्स कर रही है, काफ़ी बड़ा केपेक्स कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। और आगे अगर डिमांड इसी प्रकार की रही, जो कि मुझे लगता है रहेगी पेंट इंडस्ट्री में, इसीलिए तो ग्रासिम भी तो उतरा है, डिमांड काफ़ी रहेगी और यहाँ पर मोल्टेक पैकेजिंग इसका बेनिफिशियरी रह सकता है। और नए नए प्रोडक्ट्स में भी कंपनी है लगातार उतर रही है। इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करें, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ मुझे लगता है काफ़ी अच्छी आएगी, 20% यहाँ पर ग्रोथ वाली ये कंपनी नज़र आती है। स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा वॉलेटाइल मामला ज़रूर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करें तो देखिए अभी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था, अभी फिर से रिट्रेसमेंट हो रहा है। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको एसआईपी वे में तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे नज़र आते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगे नज़र नहीं आते, हालांकि अगर हिस्टोरिकली हम पी रेशो देखें इसका तो थोड़ा सा यहाँ पर कम है, 17-18 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको एसआईपी वे में बाय किया जा सकता है। इसको जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो करीब करीब यहाँ पर आएंगे 650 के आसपास, जो कि आना मुश्किल है। तो यहाँ पर आ गया तो अच्छा खासा बाय हो सकता है। और इसका जो अभी अगर और गिरता है स्टॉक तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका करीब करीब 750 के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, करीब करीब ये वाला जो लेवल है 750 टू 770 के बीच में, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा स्टॉक, पेंट सेक्टर की प्रॉक्सी प्लास्टिक जो रिजिड पैकेजिंग की बात करें तो ये कंपनी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। अब जब हम बात पेंट सेक्टर की कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर 2 प्लेयर को कैसे भूल सकते हैं भैया, बर्जर पेंट एक गजब का कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है। अब यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा बर्जर पेंट्स के रिगार्डिंग, वो है कि देखिए यहाँ पर बर्जर पेंट्स में इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, और इनसाइडर ट्रेडिंग पॉजिटिव वे में हुई है। वो कैसे कि यहाँ पर जो प्रमोटर हैं लगातार देखिए यहाँ पर अच्छा खासा माल खरीद रहे हैं, जो यूके पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इनके प्रमोटर हैं। 17 तारीख को भी यहाँ पर बाय किया था, यहाँ पर 16 तारीख को भी यहाँ पर बाय किया था, और देखिए एक्विशन यहाँ पर लगातार ही हमको होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अदर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रमोटर्स बाय कर रहा है, और लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको धीरे धीरे एसआईपी में बाय किया जा सकता है। 30% की करेक्शन पे स्टॉक है, अगर ये गिरेगा तो मेरे ख्याल से 540 तक आ सकता है, वहाँ पर और बाय किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए दोस्तों, पेंट सेक्टर पे अगर आपको भरोसा है तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स कहीं नहीं जाने वाली, टिकी रहेंगी, डिमांड यहाँ पर अच्छी रहेगी। और प्रॉक्सी में प्ले करना है तो स्मॉल कैप हाई ग्रोथ चाहते हैं तो मोल्टेक पैकेजिंग को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, और इसको हमने ऑलरेडी कवर किया है अभी रिसेंट वीडियो में। काफ़ी गिरावट हुई है, लेकिन आज के दिन अच्छी तेजी है 5.25% की। तो क्या सारी समस्या यहाँ पर सुलझ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, समस्याएं अभी भी है। चाइना में अभी भी लॉकडाउन है, एंटी हिस्टामाइन जो है इनका एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है एंटी हिस्टामाइन का अभी भी उसी जगह बना हुआ है। जब तक यहाँ पर ये नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, इनका रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा, जब तक यहाँ पर समस्याएं मुझे लगता है रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और अब वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग के संकेत नज़र आ रहे हैं। आप देखिए ऊपरी इस तरह से 58% करेक्शन पे है, और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है। तो ट्रेंड रिवर्सल तो अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज को अभी डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। इन लेवल्स पे ज़रूर कंसिडरेबल नहीं था, लेकिन इस लेवल पे ज़रूर कंसिडरेबल है, क्योंकि 15 के पी पे मिल रहा है, ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है पिछले कई सालों से। 5 साल की बात करें तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, रिटर्न इक्विटी, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, तो और क्या चाहिए, ठीक है, फ्री कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव जनरेट कर रही है, तो इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन अभी भी हमको Q3 का वेट करना होगा। मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो बोला है वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने मिलेंगे, क्या वो बोला है जो कर पाते हैं नहीं, वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। अगर अलोकेशन रखना है तो बीइंग ए स्मॉल कैप कंपनी आप स्मॉल अलोकेशन इस कंपनी में रख सकते हैं। बाकी फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल वाले को बोल रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं मुझे लगता है कि एक बार इसको ये लेवल क्रॉस करने दीजिए
300 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एलोकेशन का ध्यान यहाँ पर हमको रखना है। और जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा इसका, वो तो देखिए 390 के बाद ही होगा, यहाँ पर होगा ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ये वाला जो है मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, तो आप इसके बाद इसको कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और जो मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो वो एक बार इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, तब शायद यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो उसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। तो ग्रीन पैनल में तो भैया लगातार गिरावट हो रही है। स्टॉक देखिए एक मेजर अपने सपोर्ट को आज ब्रेक डाउन दे चुका है, जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पर ये इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, विद वॉल्यूम गिरावट हो रही है, तो यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। कहाँ तक और आ सकता है, तो ये स्टॉक आ सकता है करीब करीब आपको 320 के लेवल भी यहाँ पर ये दिखा सकता है, 320 के आसपास। तो वही समस्या है दोस्तों, देखिए नंबर तो ठीक ही आए थे, लेकिन समस्या वही है कि सप्लाई साइड इश्यूज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि काफ़ी सप्लाई मार्केट में एमडीएफ की हमको आती हुई देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय में। तो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं एमडीएफ में, तो डिमांड काफ़ी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स उतर रहे हैं। और जब कोई कंपनी इतना अच्छा मार्जिन यहाँ पर पोस्ट करती है 25, 28, 30% के, तो फिर नए प्लेयर्स भी एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता है कि डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए डिमांड आगे भी रहेगी एमडीएफ की, क्योंकि प्लाईवुड का मार्केट खा रहा है एमडीएफ, तो आगे आने वाले सालों में डिमांड अच्छी रहेगी। बस एक बार ये सप्लाई ओवरहैंग यहाँ पर खत्म होगा तो वापस से यहाँ पर कंपनी अच्छा करती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है, क्योंकि 14 के पी पे हमको कंपनी मिल रही है। फॉरवर्ड पी के बेसिस पे बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 12 का पी या फिर 13 के पी पे कंपनी मिल जाएगी फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे। और ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, मैनेजमेंट ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और सेक्टर में काफ़ी हमको डिमांड देखने को मिलती है। वुड पैनल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है, डिमांड काफ़ी रहती है यहाँ पर, और एमडीएफ की डिमांड तो और भी अच्छी रहने वाली है, तो इसको भी बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर एवेन्यू सुपर मार्ट्स। डी मार्ट में भी लगातार गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो मुझे कोई रीज़न यहाँ पर समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्यों गिरावट हो रही है, क्योंकि नंबर भी अच्छे थे, टॉप लाइन में ग्रोथ थी, बॉटम लाइन में ग्रोथ थी, मार्जिन 60% के आसपास मेंटेन किए हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर ये थी कि इनका जो एलएफएल ग्रोथ थी, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी, वो 6.5% के आसपास थी, जो कि मेरे हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या पता अच्छी ना लग रही हो मार्केट को, Q3 यहाँ पर वीक रह सकता है, ऐसा मानना हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है। रेवेन्यू पर स्टोर, यहाँ पर जो रेवेन्यू जो यहाँ पर स्क्वायर फीट ये जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी हमको नज़र आई थी। तो ये कुछ हिंट यहाँ पर मार्केट ले रहा है, जिसकी वजह से गिरावट हो रही है, क्योंकि वैल्यूएशन देखिए ज़्यादा ही है। हालांकि अगर हम आइसोलेशन में, कंसोलिडेशन में देखें तो इंडस्ट्री भी यहाँ पर इसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड करती है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट जो यहाँ पर डिसाइड करेगा वही होगा। मेरे हिसाब से तो देखिए कंपनी में बाय किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जो यहाँ पर, जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 5, 10, 15 साल का नज़रिया है, वो इसको बाय करते रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो लॉन्ग टर्म वाले इसको बाय कीजिए, और गिरता है तो और बाय कीजिए। 34% की करेक्शन पे एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर यहाँ पर हमको मिल रहा है। अगर मैं डी मार्ट की बात करूँ तो क्यों यहाँ पर ये कंपनी हमको खरीदनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक बड़ा रीज़न, वो ये है कि यहाँ पर देखिए स्टोर एक्सपेंशन कितना है, तो मतलब 5 फोल्ड स्टोर एक्सपेंशन यहाँ पर एस्पिरेशन है मैनेजमेंट का, कंपनी का। तो अभी आई थिंक 300 के आसपास स्टोर हैं इनके, और 1500 तक ये स्टोर यहाँ पर लेके जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन कितना ज़बरदस्त यहाँ पर होने वाला है। हालांकि कोई टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन आगे जिस प्रकार से हर क्वार्टर स्टोर ओपन कर रहे हैं, इस साल भी आई थिंक इन्होंने 50 से ज़्यादा स्टोर ओपन किए हैं, तो स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी ज़बरदस्त। और यही एक अच्छी चीज़ है कि इनके खुद के ओन्ड रिटेल स्टोर्स हैं, यहाँ पर कोई लीज पे स्टोर्स नहीं है। तो आप रियल एस्टेट की वैल्यू देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रियल एस्टेट की वैल्यू जनरेट हो रही है। तो रिटेल मार्केट की जो ग्रोथ है वो आराम से 20% हमको आगे आने वाले कई सालों तक आती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से डी मार्ट को ज़रूर एक कोर पोर्टफोलियो का पार्ट आपको बनाना चाहिए। अब नेविन नोरोना साहब का क्या कहना है, जो इनके सीईओ हैं, देखिए लार्ज प्लेयर्स कैन हैप्पीली ऑपरेट विदाउट वरिंग अबाउट ईच अदर। नोरोना सेड देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट फॉर अनदर 20 ईयर्स। अगले 20 साल का यहाँ पर विजन बता रहे हैं नरोना साहब, और अगले 20 साल का मेरे ख्याल से कोई भी सेक्टर यहाँ पर इतना लॉन्ग टर्म होराइजन लेके नहीं चलता। लेकिन इनका कहना है कि अगले 20 साल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब भी सेक्टर लंबा चलने वाला है, और यहाँ पर डीमार्ट जैसी कंपनीज ग्रो होंगी, जो यहाँ पर
एवरीडे लो कॉस्ट वाले जो है स्कीम के साथ चलती है, भीड़ उमड़ती है, तो हेडरूम फॉर ग्रोथ इज़ ऑसम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये हो सकता है, तो इसको आप हर गिरावट पे बाय कर सकते हैं। नज़रिया छोटा रखेंगे दोस्तों हमेशा हमको प्रॉब्लम होगी। नज़रिया अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे सेक्टर में अगर लंबा रखेंगे तो हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ से नहीं गिरेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पर बड़ा सपोर्ट है इसका करीब करीब 3300 के आसपास आ रहा है। 3300 से 3400 के बीच मान लीजिए, ठीक है। 3300 से 3400 की जो रेंज है यहाँ पर एक बड़ा अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पर अच्छी बाइंग बन सकती है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में। लेट्स सी गिरता है नहीं गिरता, लेकिन एसआईपी वे में धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर बजाज फाइनेंस, एक और कंसिस्टेंट कंपाउंडर, हाई ग्रोथ ब्लू चिप कंपनी है। गिर रहा है स्टॉक भैया, क्यों गिर रहा है कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा भी वीक नज़र आ रहा है। वीक आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे क्लोजिंग, मतलब वीकली बेसिस पे क्लोजिंग इसकी 200 डे मूविंग एवरेज के, सॉरी वीकली नहीं, डेली बेसिस पे जो इसकी क्लोजिंग 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो चुकी है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सप्लाई इसमें आ सकती है और स्टॉक और गिर सकता है। लेकिन जैसा मैंने डीमार्ट के लिए कहा वैसा ही मैं बजाज फाइनेंस के लिए भी कहूँगा, ये स्टॉक जितना गिरता है उतना आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसका करीब करीब 6490 के आसपास आ रहा है, या मोटा मोटा 6500 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पर इसको और बाय किया जा सकता है। अगर और गिरता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से इसको एसआईपी वे में कोर पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। हाई ग्रोथ कंपनी है, लगातार आप देखिए कि मतलब 25% से यहाँ पर कंपनी ग्रो हो रही है। ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात कि ग्रुप काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। और एनबीएफसी सेक्टर में डिमांड हमेशा रहेगी। क्रेडिट ग्रोथ हमको इंडिया जैसी कंट्री में तो आती ही देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैस्टेक की। मैस्टेक में देखिए आज करीब 5.5% के आसपास गिरावट हुई है। तो गिरावट क्यों हो रही है उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि यूके के जो इश्यूज़ हैं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इसके साथ, मैस्टेक के साथ। और मैस्टेक से यूके कंट्रीब्यूशन, मतलब यूके का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है मैस्टेक का काफ़ी आता है। आपको पता होगा यहाँ पर 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका मैस्टेक का जो है यूके से आ रहा है। तो यूके में सभी को पता है कितने हालात अभी ख़राब हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक इशू है, मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया था, मैं इसमें खुद इन्वेस्टेड था जब मैंने इसको बेचा था, तभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। तो अभी भी समस्या यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। मैस्टेक में ये एक एंटी थीसिस थी जो आपके साथ मैंने साझा की थी। लेकिन अगर मैस्टेक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी अच्छी है, यूके के इशूज़ हमेशा तो चलने वाले हैं नहीं, और इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि इसका जो पी है अभी देखिए 15 के पी पे आ चुका है, और इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पर, ग्रोथ है भैया डबल डिजिट में, मतलब 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। आर ओ सी काफ़ी अच्छा है, 36% का आर ओ सी है, 30% का आर ओ ई है, और 15 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो वैल्यूशन वाइज तो अट्रैक्टिव है, डेफिनेटली इसको बाय किया जा सकता है। इस लेवल पे एस आई पी की जा सकती है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ही। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपका विजन है तो मेरे ख्याल से आपको आई टी सेक्टर से अभी दूर ही रहना चाहिए, और स्पेशली जो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ठीक है, मेस्टेक हो गई, बिरला सॉफ्ट हो गई, या फिर फॉर दैट मैटर हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, इन कंपनियों में एलोकेशन बहुत कम आपको रखना है। अगर आपको आईटी में बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल से टियर वन कंपनीज में आपको जाना चाहिए, जहाँ पर स्केल है, जिनके पास जो बड़े स्केल पे कंपनी काम करती है, जो टियर वन कंपनीज है उनमें आप बाइंग अभी कर सकते हैं। छोटी कंपनीज में छोटा एलोकेशन आपको देना है। मेरे ख्याल से क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आईटी सेक्टर के लिए। यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो आईटी सेक्टर में अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमको रहना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये हो गए दोस्तों कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट हैं, कुछ कमेंट्स हैं, ओपिनियन है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।